Syria, a country which is part of Middle East. Well, middle of what? And east of where? A region which has got its identity from the European point of view is still struggling from the nonsense, the boundaries which were created by few European countries, and now these boundaries are being remade literally by blood. Syria is one such country which has suffered for a very long time by this nonsensical distribution of a land called Arabia. अब थोड़ा सा इस क्राइसिस में जाने से पहले, इसको समझने से पहले अरब के बारे में कुछ समझते हैं। अब सोचिए एक ऐसा प्रांत, अरेबिया, एक ऐसा रीजन जहां के लोगों को आपस में सरहदें क्या होती हैं इसके बारे में कुछ नहीं पता। यानी कोई व्यक्ति यदि जॉर्डन से है या लेबनान से है, उसको यदि कुवैत की साइड जाना है या कतर तक जाना है या इराक जाना है, तो उसको कोई दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ती थी। यानी कि आपके पास ये कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि पासपोर्ट्स होने चाहिए या कि किसी तीसरे व्यक्ति से आप कागज लिखवा कर लाएं कि भाई आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। आपस में शादियां हो रही थी, यू हैड रिलेटिव्स इन डिफरेंट रीजन्स एंड इट वाज बेसिकली a rather larger homeland for a lot of population. ऐसा नहीं है कि इनमें आपस में कोई भेद नहीं थे. There were no differences between them. Of course there were differences. For example, this was a region with two of the biggest sects of Islam. इस्लाम के जो दो बहुत बड़े हिस्से हैं, जैसे कि जो शिया समुदाय और सुन्नी समुदाय, both were living in this region. They also had some conflicts among themselves. But there was never a need for creating very concrete boundaries. After all, ये एक रेगिस्तान है और इस रेत पर कभी किसी ने लकीरें खींचने की बहुत कोशिश नहीं करी थी. लेकिन शिया, सुन्नी, ट्राइबल्स जैसे कि कुर्द वाला जो रीजन है, यहाँ के जो लोग थे, समय के साथ साथ उनको लगा कि हमारा खुद का एक देश या राष्ट्र या नेशन स्टेट होना चाहिए. इस सेंटिमेंट को यूज करते हुए यूरोपियन कंट्रीज ने शुरू करी बंदरबाट. एंड स्पेशली आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फ्रांस एंड ब्रिटेन along with some other countries, but majorly these two countries, they sat down in their boardrooms and they literally started drawing the map of the countries that we see today. These maps were not made logically. इन मैप्स में इस बात का ध्यान नहीं रखा गया था कि एक जैसे समुदाय, एक जैसे सेक्ट, एक जैसी विचारधारा वाले लोगों को एक जगह रखा जाए. तो जैसे कि अगर मैं सीरिया की बात करूं, तो सीरिया की ज्यादातर जो पॉपुलेशन है वो सुन्नी है. और सीरिया में जो रूलर्स थे, असाद, दिस फेलो, ये जो असाद डायनेस्टी थी, इनसे पहले इनके पिता जो थे वो रूलर थे, दे आर बेसिकली फ्रॉम दी शिया सेक्ट. तो यानी कि आबादी सुन्नी है और जो रूलर है वो शिया से. और ऐसा नहीं है कि पहली बार सीरिया में इस तरीके से विद्रोह जो है वो भड़का है. इनफैक्ट 5 दशक से, फ्रॉम लास्ट 5 डिकेड्स, the Assads were ruling Syria, and this oil-rich nation was actually doing well for itself. In fact, ऐसा बोला जाता है कि ISIS के आने से पहले, and there are evidences also, Syria was participating in sports, Syria was participating in Olympics. There are many players which are coming from this country, and the women in Syria were enjoying a great degree of freedom. लेकिन फिर शुरू हुआ बदलाव. And it started with the Al-Qaeda-backed organization called ISIS. अबू बकर अल बगदादी की जो ISIS ऑर्गेनाइजेशन थी, उसने सबसे पहले सीरिया में विद्रोह शुरू करा. और सीरियन वॉर जो कि बहुत लंबी चली, उसने ना ही सिर्फ इस देश की इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, बट आपस में भी लोगों को लगभग तहस नहस कर दी. ओवर द टाइम, इस समय में भी असद गवर्नमेंट ने अपनी पकड़ मजबूत बना रखी थी. लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 5 दशक से, फ्रॉम लास्ट 5 डिकेड्स, अ डायनेस्टी व्हिच वाज रूलिंग सडनली वाज ओवरथ्रोन विद इन 2 वीक्स. 2 हफ्तों के अंदर सीरियन रिबेल्स ने ना ही सिर्फ सीरियन पैलेस पर टेक ओवर करा, ये आपको साफ दिख रहे हैं, ये लीडर हैं इस रिबेलियन के, एंड ये सीरियन पैलेस के अंदर का फोटोग्राफ है, जो कि प्रेसिडेंशियल पैलेस भी कहलाया जाता है. एंड the rebels were totally inside it and are now part of the government which will be ruling Syria. Now about this person, ये एक ग्रुप है जिसको बोला जाता है हयात
तहरीर अल शाम HTS, जो कि एक डिक्लेयर्ड टेररिस्ट ग्रुप है। इनफैक्ट ये जो साहब है, इनके सर पे $10 मिलियन की बाउंटी थी। यूएस ने खुद ने इनके ऊपर बाउंटी लगा रखी थी, लेकिन अब ही विल बी द हेड ऑफ सीरिया। एंड दिस पर्टिकुलर टेररिस्ट ग्रुप वाज अर्लियर एफिलिएटेड विद अल कायदा एंड आइसिस। हालांकि ओवर द टाइम इन्होंने उनसे थोड़ी सी दूरी बना ली थी। रिसेंटली पिछले 2-3 दिनों में बहुत सारे ऐसे चीजें हुई हैं जिससे ऐसा लग रहा है कि दुनिया अब इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को लेजिटिमेसी देने वाली है, एंड यही ऑर्गेनाइजेशन अब सीरिया के करता धरता होंगे। इसका जो सबसे बड़ा सबूत था वो था जब यूएस डिप्लोमैट्स ने इन सीरियन रिबेल्स के साथ ना ही सिर्फ मीटिंग्स रखी, बल्कि उन्होंने ये डायलॉग भी दिया आफ्टर द मीटिंग। They gave the statement that the meetings were not only very fruitful, but we are also looking for future developments. अब थोड़ा सा जब इतना कुछ यूएस की तरफ से लेजिटिमाइज हो रहा है, तो हम ना ही सिर्फ इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं, बट ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि स्थिति यहां तक आई कैसे। सो नाउ गोइंग बैक अ लिटिल, दिस इज व्हाट सीरिया इज। सीरिया के अगर मैप को देखें तो सीरिया में नॉर्थ में तुर्की है, इराक है, नीचे जॉर्डन है, और इस तरफ मेरे पास इजराइल और लेबनान। पूरे अरेबिया में 2 प्रोमिनेंट पावर्स हैं। वन इज ईरान, विच इज बेसिकली द शिया पावर, एंड द अदर इज Saudi Arabia, UAE, which are basically the Sunni powers. Now these are called Shia powers and Sunni powers because of the rulers as well as majority of the population living there belong to these particular sects. अब यहाँ पर हुआ ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि सीरिया में पॉपुलेशन किसी और सेक्ट की थी और रूलर्स किसी और सेक्ट की, कुछ कुछ ऐसी ही स्थिति इराक में भी बनी थी। इराक में आपका जो नदन इराक वाला रीजन है, वहां पर आपकी शिया मेजॉरिटी वाले लोग रहते थे अलोंग विद कुर्द। अब ये कुर्द कौन है? कुर्द एक बहुत खूबसूरत सा एक कल्चरल सिस्टम यहाँ पे डेवलप हुआ है, जहां पर कुछ ट्राइबल कल्चर्स भी हैं, इस्लामिक वैल्यूज को भी इनकॉर्पोरेट किया गया है, और इनकी आइडेंटिटी बाकी के रीजन के समुदाय से थोड़ी सी अलग। तो कुर्द जो थे उन्होंने हमेशा से ही they have expressed that we need our own कुर्दिस्तान। अब इस जो डिमांड को फुलफिल हम करेंगे, ये वाला दिलासा और ये वाला जो लोभ या लालच है, ये ना ही सिर्फ आईसिस ने दिया था, बाकी इससे पहले और भी कई देश थे जिन्होंने कुर्द के लोगों को यूज किया है अपने मकसद के लिए, ये बोलकर कि हम आपके लिए एक अलग से कुर्दिस्तान बनाएंगे। लेकिन जब इराक से सद्दाम हुसैन का रूल गया था, तो कुछ कुछ ऑटोनॉमी इस रीजन को मिल गई। हम मैडम इराक के बारे में क्यों बात कर रहे हैं जब बात सीरिया की हो रही? क्योंकि ये जो पड़ोसी देश हैं, ये हमेशा एक दूसरे की लड़ाइयों में कहीं ना कहीं शामिल रहे। जैसे कि अभी जो सीरिया में रिवोल्ट हुआ है, उसमें इस रीजन से भी काफी जो लोग थे, बोथ इन टर्म्स ऑफ मैन पावर एज वेल एज सप्लाईज, उन्होंने सीरियन रिबेल्स को हेल्प करी। और ये जो रिबेल्स जो कि केवल इस रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड थे, अब हम देखेंगे कि कैसे तख्ता पलट इतनी जल्दी हुआ। तो ये जो पिंक वाला रीजन है, ये वो रीजन है जो कि असाद रजीम के अंदर। सो इतना पूरा एरिया असाद या गवर्नमेंट ऑफ सीरिया ने या रिपब्लिक ऑफ सीरियन ने अपने कब्जे में रखा हुआ था, एंड दे हैड फुल कंट्रोल ऑफ दिस रीजन, एटलीस्ट व्हाट दे सेड। और आपके जो रिबेल्स थे, इनका मेन जो सिटी अंडर कंट्रोल थी, दैट वाज रक्का, एंड इट वाज बेसिकली कॉन्सेंट्रेटेड इन दिस नॉर्दर्न पार्ट ऑफ सीरिया, जो कि मैंने अभी पिछले वाले मैप में आपको बताया। अब इस रीजन में जो कि रिबेल्स थे, जो कि काफी छोटा एरिया है कंपेयर टू ये पूरा एरिया जो कि असाद गवर्नमेंट के अंडर था, इस तरीके से तख्ता पलट हुआ कि 15 दिन के अंदर दे स्टार्टेड मार्चिंग इनसाइड द सीरिया and not only captured Damascus, the important city of Aleppo, but practically the entire Syria. अब सबसे पहले जब भी इस तरीके की कोई वारदात होती है, whenever anything like that happens, the first question that should come to our mind is who is backing them? इनके पास ना ही इतना पैसा अपने आप हो सकता है,
ना ही इतने आर्म्स एंड आर्मामेंट्स हो सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स हु इज गिविंग देम द पॉलिटिकल सपोर्ट. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट एज. सो ये जो सीरियन मैप जो कि ऐसा हुआ करता था, विद इन 2 वीक्स यहाँ पर पूरी तरह से आपकी ब्लू कलर की जो रेजीम है जो कि रिबेल्स की है, खुर्दिश रिबेल्स वाली एंड टर्की अलाइड सीरियन फोर्सेस वाला जो ये नॉर्थ वाला पूरा एरिया है, ये सारा का सारा आपका एनीथिंग विच इज नॉट पिंक वाज एक्चुअली द रीजन डोमिनेटेड बाय द रिबेल्स. ये सब का सब अब हटकर केवल और केवल रिबेल्स के कब्जे में आ चुका है. नाउ फॉर दैट लेट अस अंडरस्टैंड कि हर एक रीजन के आका कौन. अब आका हम जो बोल रहे हैं कि ऐसे लोग who were controlling these areas. Now, if I talk about Iran, Iran was controlling this region of Syria and was the biggest supporter of Assad. तो अगर असद रेजीम को सबसे ज्यादा किसी ने सपोर्ट कर रखा था तो दैट वाज ईरान along with Russia. And therefore, when Bashar al-Assad fled from Syria, the country which gave him the asylum was Russia. So Russia ने उन्हें शरण दी, asylum दिया, and Assad is saying that I shall return to Syria and bring back peace and prosperity. Apart from that, Iraq में भी Iran has many groups which it is giving the support. These groups are the different Hezbollah groups along with the Badr organization, and you have the Kataib al-Sayyid al-Suhada organization. When I talk about Palestine, Palestine also gets a lot of support from Iran, and you have the Palestinians, Hamas, which get a lot of support from Iran as well as Russia, along with Islamic jihadists. Another very stronghold of the Iranian rebels is Yemen with Houthis and Hezbollahs of Lebanon. In fact, Syrian war में हिजबुल्लाह का और हाउथीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है फॉर दी ऑफेंसिव अगेंस्ट दी इजराइल. तो फिर अब समझ में ये आना चाहिए कि सीरिया के जो रिबेल ग्रुप थे जो कि मोस्टली कॉन्सेंट्रेटेड थे इस एरिया में, इनको कौन सपोर्ट कर रहा है. सबसे पहले तुर्की और टर्की और सीरिया के कभी भी बहुत अच्छे संबंध नहीं रहे. टर्की जो कि प्रीडोमिनेंटली सुन्नी वर्ल्ड के साथ थोड़ा सा ज्यादा एफिलिएटेड रहता है, सो टर्की एंड सीरिया आल्सो हैड वेरी वेरी स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप, एंड it is believed that the soil as well as resources of Turkey were used by the rebels to bring the Syrian government down. Turkey के अलावा you had a good support of the countries such as the Iraq, the rebellions of Iraq in this region, and along with the Arab countries of Jordan, Lebanon, etc. Now, when I look at this map, इस मैप में मुझे ये पता चलता है कि इस पूरे मिडिल ईस्ट के रीजन में हाउ मेनी प्लेसेस हैव यूएस सोल्जर्स प्रेजेंट इन. मैम व्हाई आर वी स्टडिंग अबाउट द यूएस सोल्जर्स. देखिए, अरब की जो पॉलिटिक्स है उसमें यूएसए हमेशा से ही इन्वॉल्व रहा. यूएसए, सऊदी अरेबिया हैव बीन वेरी स्ट्रॉन्ग अलाइज. यूएसए हैज ऑलवेज बीन अगेंस्ट ईरान एंड एनी कंट्री और एनी रेजीम विच इज बैक्ड बाय ईरान. तो अगर ईरान ने असद गवर्नमेंट को बैक किया था तो बाय डिफॉल्ट उसके अगेंस्ट कौन खड़ा होगा? यूएस. सो यूएस हैज ऑलवेज बीन अगेंस्ट द असद गवर्नमेंट, सो मच सो दैट बराक ओबामा in a speech from White House had clearly said that Assad has to go. And Assad was such a problem for the US army as well as the US diplomacy that they even were ready to wage war. And it is believed that ISIS is nothing but the product of the US initiative against the Assad regime. Although in the later stages, जैसे कि तालिबान के साथ हुआ था, ये पूरी की पूरी regime started creating a lot of havoc in this region, and USA itself was responsible for the removal of ISIS as well as killing of the terrorists. But ऐसा माना जाता है that somewhere just like Al-Qaeda and Taliban, US forces were also somewhere responsible. Let us see if any documents are released. We'll get to know about it. Anyways, so I have some idea. मैंने ये देखा है कि you have a good number of soldiers which are present in Qatar, which are present in UAE, which are present in Kuwait, which are present in Bahrain, and of course Saudi Arabia, Jordan and
Israel. Israel by default is one of the strongest ally of USA in this region. In fact, पहले जमाने में बोला जाता था that Israel is USA's daughter in the Middle East, and this is believed to be one of the biggest reason how this small country, which is surrounded by so many enemies, has not only become the most powerful nation but has stood the test of times, both in terms of military, both in terms of intelligence. Now, talking about who controls who and which regime or which government is on which side. अगर हम टीम्स में बांटे तो दिस इज टीम 1 which was the Assad government. Assad government backed by Iran and Russia, and the Iranian backed Hezbollah group, which is a militant group created by Iran which operates from different countries. दूसरी साइड पे हमारे पास the rebels along with the Gulf state, the Turkey or Turkey, Jordan, supported by USA. And it is believed that USA also gives support to Kurds or the tribal rebels in the region of Iraq and Syria. इसके अलावा ISIS was also an offshoot of this. Although ISIS, since is not directly operating anywhere, we'll keep that chapter aside. So what we understood from here is that the entire Syrian rebellion is not just one group against another, but too many players against each other. The biggest takeaway from this video is the biggest achievement or biggest let us say a step towards giving the legitimacy to these so-called terrorist groups or rebel groups to be forming the government. Why India should be concerned with all these events? See, India is an energy starved country. भारत को तेल की हमेशा जरूरत रहेगी. हमारे पास आबादी बढ़ती हुई है और रिसोर्सेज हैं बहुत लिमिटेड. In fact, when it comes to the energy resources, India has very few. Middle East and Russia are two biggest supplier of petroleum as well as natural gas to India. Both these areas right now are going through wars. India also has plans to connect the Indian trade routes and create trade routes via Red Sea, Mediterranean Sea, and land routes भी इसको create करने हैं, which will be going through Iran and the Arabian Peninsula. If these areas are always under war, then the chances of creating such land routes and sea routes are somewhere diminished, and India is going to face losses because we need to not only increase the trade, we need to make sure that the energy security is maintained. When we talk about Russia, the Kazakhstan, Russia, Caspian Sea region, again due to the war in the Black Sea, that is also somewhere a cause of concern, and the Russian oil has always been a talk or a reason of conflict when it comes to the conversations with the West. And therefore you will see that the Indian Prime Minister and the different diplomats of our country, they are visiting countries such as Guyana and other countries which might have good oil resources. We all know Venezuela, the coast of Venezuela and the surrounding region have very good sources, have very high concentration of petroleum, and the overall quantity of oil in that region is very high. But the biggest problem is the logistics. That area is quite far off, and getting the oil from there can be an expensive affair. And secondly, countries like Venezuela also have the sanctions from the West, especially US. So it has now become more and more difficult for India to purchase oil which is not conflicted. So one, the stability of Syria as well as this entire region is important for India for energy security. Second, more than 8 million Indians live here. So we have a lot of diaspora in this region, and their safety and security as well as remittances are also important for country. भाई सीधी सी बात है, अगर कहीं पर जंग छिड़ी होगी तो वहां क्या ही काम होगा और क्या ही कारोबार होगा. जब काम और कारोबार ही नहीं होगा तो फिर जो मुन्ना विदेश गया है काम करने, वो वापस पैसा कैसे भेजेगा देश में, और वो जो पैसा भेज रहा है वो हमारा फॉरेक्स बढ़ाता है. तो इंडिया जो कि नंबर 1 होता है इन रेमिटेंसेस, वो भी कहीं ना कहीं सफर करेंगे ड्यू टू वॉर्स. सो इंडिया के लिए इस पूरे क्षेत्र में शांति बहाल होना बहुत जरूरी है. एंड सिंस इंडिया हैज प्लान्स ऑफ कनेक्टिंग टू द यूरोप वाया द वेस्ट एशिया, इस रीजन की स्टेबिलिटी और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. नाउ फूड फॉर थॉट. I want you to think about two things.
and then we'll also discuss them in the upcoming videos. First is, have you noticed that West uses the radical forces of a country? They can be radical Islamists, they can be tribals who are not happy with the government. वो वहां के radical forces को उठाते हैं, उनसे वो युद्ध करवाते हैं और वहां की गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करते हैं, वो भले ही सीरिया हो या फिर वो बांग्लादेश हो। और क्योंकि अब ये युद्ध हमारी सरहदों के पास आते जा रहे हैं, एज एन इंडियन यू शुड बी मोर विजिलेंट। होता ये है कि आप यूथ को, ये जो यंगस्टर्स होते हैं, आप इनको पकड़ते हैं एंड यू गिव देम अ ड्रीम, यू शो देम अ ड्रीम। आप उनको एक बहुत ही खूबसूरत सा एक दुनिया का सपना देते हैं कि एक ऐसी दुनिया जहां पर कोई भी बेईमानी नहीं होगी एंड एवरीथिंग विल बी फेयर एंड यू विल बी रूलिंग इट एटसेट्रा। यही सेम सपना आईसिस ने दिखाया था, ये सेम सपना शायद अलकायदा ने या तालिबान ने दिखाया होगा, और यही सेम सपना जलानी साहब भी दिखा रहे हैं थ्रू HTS को। नाउ द क्वेश्चन इज, how should we take care that these wars do not come home? We'll be discussing more on these topics. Till then, stay tuned. Have a very nice day.